डेटा सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं होता है, बल्कि हम उससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ग्राफ, चार्ट्स और टेबल्स का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगले आने वाले 7 से 8 मिनट के अंदर हम लोग चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएगी। तो अगर आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है और आपके पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और बुक लेकर एक साइलेंट जगह पर जाकर बैठ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द गिवन नंबर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज। अगर हमें कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए गए तो अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा उन नंबर्स के सम के डिवाइडेड बाय उन नंबर्स के काउंट के। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। यहाँ पर हमें अरिथमेटिक मीन के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 2 vessels contains 10 liter and 30 liter of water respectively. If both the vessels share same amount of water, what amount of water each vessel would have? When we ask these type of questions, we are finding arithmetic mean or average. इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 2 vessels दिए गए। एक वेसल के अंदर 10 लीटर पानी है और दूसरे वेसल के अंदर 30 लीटर पानी है। इन दोनों वेसल के पानी को इक्वल करने के लिए हर वेसल के अंदर कितने पानी होने चाहिए थे। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं तब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वेसल के अंदर 30 लीटर से और सेकंड वेसल के अंदर 10 लीटर से, तो अगर मैं फर्स्ट वेसल के अंदर से 10 लीटर पानी निकाल कर सेकेंड वेसल के अंदर डाल दूँ तो यहाँ पर दोनों वेसल्स के अंदर 20 लीटर्स पानी हो जाएगी। तो हमें इन दोनों वेसल्स का एवरेज मिल चुका है जो कि है 20 लीटर्स। अगर इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो एवरेज इक्वल टू होगा सम ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ गिवन नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स दिए गए थे 10 और 30 लीटर्स, तो उन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे काउंट ऑफ गिवन नंबर्स। तो नंबर्स 2 थे तो इसलिए हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 20 से हो जाएगा 40, तो हमें आंसर मिल जाएगा 20 लीटर्स। अरिथमेटिक मीन के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर 8 इनिंग्स के अंदर ये रन स्कोर करता है। हमें फाइंड आउट करना है मीन स्कोर, यानी हमें इन स्कोर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि मीन या एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ स्कोर्स के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स के। इस क्वेश्चन के अंदर मीन या एवरेज इक्वल हो जाएगा सम ऑफ स्कोर्स के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स के। यहाँ पर मैंने सभी स्कोर्स को ऐड कर दिया है और उसे डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ इनिंग्स 8 से। तो इन सभी स्कोर्स को ऐड करने के बाद मुझे सम मिला है 400 और उसको मैंने डिवाइड किया 8 से। तो यहाँ पर 8 1 से 8 हो जाएगा और 8 50 हो जाएगा 400। तो यहाँ पर मीन स्कोर हो जाएगा 50 रन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। अगर हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है तो सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इक्वल होता है रेंज की। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल के अंदर एक स्टूडेंट के मार्क्स हमें दिए गए, हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो इस सेट ऑफ नंबर्स के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है 9 और लोएस्ट वैल्यू है 3। 9 माइनस 3 करने पर हमें मिलेगा 6 जो कि है रेंज। तो यहाँ पर रेंज के ऊपर भी एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, द रेनफॉल इन एमएम इन द सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोस। इस टेबल के अंदर हमें एक हफ्ते के रेनफॉल की रिकॉर्ड दी गई है, उस रिकॉर्ड का हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो इस रिकॉर्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 और लोएस्ट वैल्यू है 0। तो हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर देगी तो हमें मिलेगा 20.5 रेंज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड। फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट। अगर हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है तो उसमें मोड वो वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी। यहाँ पर 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इस सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर मोड आ जाएगा 3। पिछली एग्जाम्पल के अंदर सेट ऑफ वैल्यूज छोटी थी, अगर हमारी सेट ऑफ वैल्यूज बड़ी है तो इस केस में मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें डेटा को टैबुलेट करना होगा, यानी इस डेटा को हमें टेबल की फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम्स बना देंगे, नंबर्स, टैली, काउंट और फ्रीक्वेंसी। तो नंबर्स कॉलम के अंदर ऐसे नंबर्स आएंगे जो इस डेटा के अंदर आ रहे हैं। इस डेटा के अंदर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स इस कॉलम के अंदर पुट कर दिए। टैली काउंट हमें बताता है कि इस डेटा के अंदर एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। टैली काउंट के अंदर हम लोग वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करके नंबर्स को काउंट करते हैं। एक वर्टिकल लाइन डिनोट करता है एक रिपीटेशन को। इस डेटा के अंदर 1 7 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, जिससे टैली काउंट के अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर हम 2 एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 7 के। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी हमें बताता है कि सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। टैली काउंट और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है, बस उनके लिखने का तरीका अलग है। इसी तरीके से 2 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स के टैली काउंट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मोड फाइंड आउट करने का था। इस टेबल के अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है जो कि है 7 बार, तो इसलिए इस केस में मोड आ जाएगा 1। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। इसके 2 पार्ट्स से, इसमें से सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हमें दिया गया इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज ऑड। यहाँ पर हमें दिया गया इफ द गिवन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द डेटा इज नोन एज मीडियन।
अगर हमें कोई सेट ऑफ वैल्यूज दी गई तो सबसे पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके बाद जो नंबर बीच में आ रहा है उसे हम कहते हैं मीडियन। जब हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया है, आप चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 15 सबसे मिडल में आ रही है वैल्यू, तो इसलिए इस केस में मीडियन हो जाएगा 15। चलिए मोड और मीडियन के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। तो यहाँ पे हमें 15 बच्चों के वेट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है इस डेटा का। मोड ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। इस क्वेश्चन के अंदर मोड 2 आने वाले 38 और 43। इस डेटा के अंदर 38 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है तो सबसे मिडिल में वैल्यू आ रही है 40, तो 40 हो जाएगी मीडियन। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया इज देयर मोर देन वन मोड, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें 2 मोड्स मिले थे 38 और 43। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ बार ग्राफ। अ बार ग्राफ इज अ चार्ट दैट शोज डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। बार ग्राफ एक टाइप ऑफ चार्ट है जो डिफरेंट हाइट ऑफ बार्स का यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर हमें इस डेटा का यूज करते हुए एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। इस डेटा के अंदर 2 कॉलम्स है, सेक्शंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर 7th क्लास के 3 सेक्शंस दिए गए हमें, ए, बी और सी। हर सेक्शन के सामने हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए गए जो इस सेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए इस डेटा को बार ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। किसी भी ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के अंदर सेक्शन को प्लॉट कर देंगे और वाई एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में 3 सेक्शंस आ जाएंगे, 7A, 7B और 7C। वाई एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लॉट करने के लिए आपको एक स्केल ड्रॉ करना होता है। उस स्केल के अंदर आपको बताना होता है कि 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्पेस के हिसाब से कितना चाहिए उतना यूनिट दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट दिया है और यहाँ पे यूनिट है स्टूडेंट, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हम लोग वाई एक्सिस के अंदर स्टूडेंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट्स को बता रहा है। यहाँ पर 7E के अंदर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने बार की हाइट को 50 यूनिट तक लेके आ गया। उसी तरीके से 7B के अंदर 30 यूनिट तक लेके आ गया और 7C के अंदर 40 यूनिट तक। यहाँ पर हमारा बार ग्राफ रेडी हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ रिलेटेड डेटा साइड बाय साइड। अगर हमारे पास 2 सिमिलर डेटा है तो उसको कंपेयर करने के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास 2 सिमिलर वैल्यूज है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि हर रो के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स एक ही सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इस डेटा को हम डबल बार ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर मैं सेक्शन को प्लॉट कर दूंगा और वाई एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो यहाँ पर मैंने स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर को लिया है 5 यूनिट। तो यहाँ पर हर सेक्शन के लिए 2 बार्स आ जाएगी। इसमें से फर्स्ट बार रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ बॉयज को और सेकंड बार रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स को। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन के अंदर 30 बॉयज प्रेजेंट थे, तो इस बार की हाइट 30 तक लेके आ गया हूँ मैं। और फर्स्ट सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स थे 20, तो इसलिए मैंने बार की हाइट को 20 तक लेके आ गया। उसी तरीके से 7B और 7C के लिए भी बार्स आ जाएगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन वीडियो देखना है तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपसे वही मिलूंगा।